हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम लोगों ने कंप्लीट जो एक थारो स्टडी कर लिया है पूरे चैप्टर वाइज। और इसके जो की पॉइंट्स थे, जो 12 पॉइंट्स थे, इसको हम लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया था। अब ये बेटा एक पेज का समरी और बना लिया करिए। एक तो आपने डिटेल समरी बनाया, जैसे कल के वीडियो में था, एक डिटेल समरी था, क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, बस उतनी ही डिटेल्स था। इसकी एक समरी यहाँ पे बना लिया आपने, सिर्फ एक पेज पे बनाइएगा। उससे उससे एडवांटेज क्या होगा, जब भी आपको रिवाइज करना है इसी एक पेज को आप खोलेंगे, एक एक जो आपके पास फार्मूला है वो आपके नज़र में आता चला जाएगा और आप इसको प्रूव भी करते चले जाएंगे बिना कहीं कुछ देखे। यानी आपको ये पता है मेरे ये 12 पॉइंट्स हैं, उसी 12 पॉइंट्स पे ही मुझे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना है, राइट। तो ये हम लोगों ने समरी बनाने का प्रोसेस, अभी जो पिछला वीडियो था इसमें हम लोगों ने समरी बनाया हुआ था और उस समरी को हमने फिर एक पेज पे लिस्ट कर लिया, और एक पेज पे ज़रूर लिस्टेड कर लिया करिए। उससे क्या होगा, जब भी आपको रिवाइज करना होगा आपने एक पेज उठाया, टोटल आप सब कुछ आपके दिमाग के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है और फिर आप इस बिट बाय बिट इनको क्लियर करते चले जाते हैं। ओके बेटा, आज हम लोगों का जो ये समरी था न्यूमेरिकल के लिए, उसी न्यूमेरिकल के बेसिस पे आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और उस सॉल्व करने में बेटा क्या अप्रोच होना चाहिए, उस अप्रोच को मैं एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जब भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस आता है आप क्या करें, आप कैसे एनालिसिस करें, किस तरह से आप इसको अप्रोच करें, वो माने। अप्रोच का मतलब बेटा वही जो अभी आपने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कोई अलग से अप्रोच नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहने चाहिए। ओके बेटा, तो हम लोग शुरू करें फिर। 21 क्वेश्चन ही हमने लिया हुआ एमसीक्यू में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, और हम लोग 1 बाय 1 करके बेटा हम लोग बिगिन करते हैं और हम इसको डिटेल से बताते चले जाएंगे, सो दैट कि शॉर्टकट नहीं है बेटा। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए सब क्वेश्चंस आसान होते चले जाएंगे। ओके बेटा, पहला हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू का, फर्स्ट 21 क्वेश्चन है बेटा, हमने यहाँ पे हेडाइन, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बोलते थे। अब नया एक टर्म्स आ गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू करके, तो वहाँ पे हमने 21 क्वेश्चंस लिया है बेटा, और 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, राइट। अब ये कह रहे हैं कि द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज रिटन एज, ओके। हमें बेटा ये नहीं देखना, हमें ये देखना कि हमने क्या पढ़ा। ये बेटा मैं क्वेश्चन तो 1 सेकेंड्स के अंदर लग जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताना चाह रहे हैं ताकि अप्रोच एकदम क्लियर रहे। ओके बेटा, अब ये इन्होंने क्या बोला, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज रिटन एज 2/3 ई एनर्जी है अपॉन वी, हेयर ई रिफर टू। अब ये पूछना ये ई किसको रिफर कर रहा है, इस एनर्जी को जो इन्होंने यहाँ पे ई दिया हुआ है वो किसको रिफर कर रहा है, उन्होंने ऑप्शंस दिया हुआ है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है, या टोटल काइनेटिक एनर्जी। यानी ये पूछ रहे हैं ये ई किसको रिफर कर रहा है। अब हम बेटा ऐसे नहीं लगाएंगे, हम अपने पैटर्न पे चलते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। सपोज बेटा ये हम लोगों का क्या हम लोगों ने पढ़ा था, 1/3 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, ओके, n is the total number of molecules in the gas and this is v स्क्वायर। ये क्या था v बेटा, एवरेज था, यही ना हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था, अपॉन v पढ़ दिया था बेटा, वेरी गुड। अब वो चूंकि p को ही दिखा रहे हैं हम भी मान ले रहे हैं p, इस साइड में हमने रख दिया। इसके बाद हमने बेटा क्या पढ़ा था, 1/3 n को नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को इधर ले लिया, इधर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। फिर क्या बचा बेटा, ये यहाँ पे 2 से कर दिया हमने, यहाँ पे से 2 से कर दिया, तो ये m क्या है बेटा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या हो गया, mv स्क्वायर एवरेज हो गया बेटा। ओके, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी हुआ बेटा वो p इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 हो गया बेटा, वेरी गुड।
और ये है टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये वॉल्यूम है गैस का, और ये क्या हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बेटा ये जो यम है ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स का मास है, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आई है वो 1 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर हो गया? तो इन्होंने क्या बोला, क्लियर हो गया बेटा? ये अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, चूंकि वी स्क्वायर से ही हमको पता चल जाएगा। जब हम लोगों ने इसको प्रूव किया था तो बेटा मान लिया था 1 मॉलिक्यूल का जो एवरेज वेलोसिटी है v है, और किसी एक डायरेक्शंस में हमने चाहे x एक्सिस पे, चाहे y एक्सिस पे, चाहे z एक्सिस पे हमने उस v स्क्वायर एवरेज को जो निकाल लिया था बेटा, ये क्या आया था, x एक्सिस का एवरेज आया था प्लस y एक्सिस का एवरेज आया था प्लस z एक्सिस का एवरेज आया था। ओके बेटा? और हम लोग जानते हैं कि ये तीनों एक्सिस पे इसके वेलोसिटी क्या थे, वो सेम थे। तो वी स्क्वायर एवरेज क्या हो गया था बेटा, ये 3 किसी भी में एक्स वाई जेड किसी पे ले लेते हैं हम लोगों ने वी स्क्वायर, यानी ये जो एम है वो किस पे हम लोग, ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसका जो एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी थी क्या थी बेटा, वी एक्स थी। चूँकि सब वेलोसिटी सेम था हमने ऐड कर दिया, तो ये वी स्क्वायर एक्स क्या आ गया बेटा, 1/3 वी स्क्वायर एवरेज। यही ना हमने यहाँ पे लिखा था 1/3 वी स्क्वायर एवरेज। ओके बेटा, क्लियर हो गया? तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब आइए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ये वेलोसिटी था और ये सब बेटा इसके जो कंपोनेंट थे ये क्या थे, एक्स एक्सिस पे भी क्या कंपोनेंट था उसका, लीनियर ही था, या इसी को हम लोग ट्रांसलेशनल बोल देते हैं, या हम लोग इसी को रेक्टिलिनियर बोल देते हैं। यानी यहाँ पे इस वेलोसिटी को जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो कोई यहाँ पे रोटेशनल हमने वेलोसिटी लिया तो नहीं लिया। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हो सकता है, चूँकि ये चीज़ें सब ट्रांसलेशनल है यानी रेक्टिलिनियर है, तो दैट विल बी द करेक्ट वन। आइए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी रोटेशन एंगुलर है ही नहीं है। तो जब एंगुलर है ही नहीं है तो कहाँ से रोटेशनल, ये रोटेट थोड़ी ना कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ये हम लोगों ने अज्यूम करके इसको प्रूव किया था। वाइब्रेशंस का कोई सवाल ही नहीं उठता। टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप समझिए, ये पूछ रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है बेटा। एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, दूसरा कौन सा एनर्जी आ गया, रोटेशनल एनर्जी आ गई, तो तीसरा क्या आ सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी आ सकती है, या तीसरे को हम इग्नोर कर दें तो क्या हो सकता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही यही हुआ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, यानी ये भी नहीं है। इट मीन्स फर्स्ट वन इज द करेक्ट। ये बेटा थोड़ा सा लेंथी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। टिक लगाना, MCQ, इस वर्ड्स को सॉल्व करना, टिक लगाना ये माने नहीं रखता बेटा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अप्रोच से जाएं ताकि कोई ये ना लगे कि कौन सही है कौन सा गलत है। ओके बेटा, आइए सेकेंड वन आते हैं। एक गैस बिहेव मोर क्लोजली एज एन आइडियल गैस एट, अब इन्होंने पूछा ये गैस बिहेव मोर क्लोजली एज एन आइडियल गैस। हमको पता है बेटा कि आइडियल गैस में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ था, PV = nRT। जब भी आइडियल गैस आए ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे n क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स है। इसके बारे में थोड़ा सा बेटा हम लोग और भी जान लें ताकि आपके लिए और आसान हो। ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, जो गैस दिया हुआ इसका टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स। जैसा कि हम लोगों को पता है 1 मोल हाउ मच मॉलिक्यूल्स कंटेन, 1 मोल हाउ मच मॉलिक्यूल्स कंटेन, Avogadro's number of molecules contain, वेरी गुड। देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है इस गैस में, n है। इसका मतलब 1 मोल्स कितना नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा बेटा, मॉलिक्यूल्स, ये नंबर मान लीजिए n है, तो ये n × n है। ये बेटा क्लियर हो गया। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, n हो गया। यही ना n है यहाँ पे बेटा, ये n टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, n मोल्स में ये n है, n = n है। यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ रखते हैं।
इसलिए बेटा इस चीज़ को समझना वो ज़रूरी होता है हम लोगों को, राइट। ओके बेटा, आइए और इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हम लोग, इसी को लेके हम लोग चलते हैं बेटा। ये कितना हुआ, PV 1/3 mn v²। ओके बेटा, एवरेज है ये एवरेज ही माना जाता है। ओके बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, ये m को हम इधर ले लेते हैं, mv² एवरेज हो गया अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये हो गया PV अपॉन n, जहाँ पे n क्या है बेटा, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, उस PV को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशंस में रख देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, PV इक्वल टू nRT भी लिख सकते हैं हम लोग। ये PV इक्वल टू nRT लिखा तो यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। और टोटल अगर 1 मोल में बेटा अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो m मोल्स में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल n से मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाद्रोस नंबर को। क्लियर हो गया, तो ये n क्या है बेटा, इधर कर देते हैं हम लोग, ये क्या हुआ, nRT हुआ बेटा, ये हुआ nRT, और ये n की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई n इंटू Na, यही हुआ ना बेटा। दिस वन मोल्स कट गए तो ये क्या हो जाएगा, mv² अपॉन 3 और इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा ये, और जैसा कि हम लोग जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही ना होता है। तो K फिर क्या हो गया, R अपॉन n। ओके बेटा, तो ये R अपॉन n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया हमारा, KT हो गया। ओके, अगर हम इसको काइनेटिक अगर हम इसको mv² कितना हो गया बेटा, 3 KT। क्लियर हो गया, अगर इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रखेंगे तो हाफ से इधर कर देंगे, हाफ से उधर कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ये किसका आ गया बेटा, 3/2 KT। ये किसका हुआ, m मास का जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक है, और ये m, ये स्मॉल m क्या है बेटा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो नाउ क्लियर हो गया ये। आइए, ए गैस बिहेव मोर क्लोजली एज एन आइडियल गैस एट, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बेटा, जब हम लोगों ने आइडियल गैस को समझने की कोशिश किया था। तो आइडियल गैस, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव तभी करेगी जब वो लो प्रेशर्स पे और हाई टेम्परेचर पे हो, तभी वो बिहेव करेगी। उसका हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। इसका मतलब दिस लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो तो क्लियर हो गया बेटा। कहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया, आइडियल गैसेस, कौन से गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, वही गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर्स पे हो। इट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट, वेरी गुड। ओके बेटा, तो ये सिंपल था, क्योंकि हम लोगों को पता है जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बेटा आइडियल गैस में, उसमें वो दिया हुआ था। आइडियल गैस का क्या हम लोगों ने ये किया था, फाइंड आउट किया था। आइडियल गैस वही गैस है जो लॉ को फॉलो कर, जो गैसियस लॉ को फॉलो करते हैं। वो गैसियस लॉ कौन कौन से हैं बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड लॉ ऑफ प्रेशर, जो ये तीनों को फॉलो करते हैं गैस, PV इक्वल टू nRT। इसको हम लोग आइडियल गैस में कंसीडर करते हैं। दूसरा क्या पॉइंट था बेटा, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस होती हैं वो भी आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करती। तीसरा क्या था, इनके जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होता था बेटा, ये जो कोलिजन होता था, ये कोलिजन क्या था बेटा, ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन था। ओके, क्लियर हो गया, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या था बेटा, जैसे ये मॉलिक्यूल्स यहाँ चला, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, हम लोग पढ़ रहे थे ना, हर एक जस्ट बिफोर द कोलिजन्स क्या था, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो ये बेटा इस तरह से ये हो गया, यानी इलास्टिक कोलिजन की हम लोग जानते हैं, पहले मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा बेटा आप लोग। इलास्टिक कोलिजन जब भी होता है तो इसमें क्या होता है, जो टोटल जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, यानी जो इनिशियल एनर्जी होगा वही फाइनल एनर्जी होगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है। और दूसरा कौन सा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का।
यानी कहीं पे भी अगर हमको इलास्टिक कोलिजन मिलता है तो हमारे ये दो कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होते हैं। इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक इट मीन्स दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें इसलिए तो हम लोग करते थे बेटा, इनिशियल आगे टोटल निकाल लेते थे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, और जो फाइनल आता था काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर देते थे कोलिजन्स के केस में। बिफोर द कोलिजन्स क्या था एनर्जी, आफ्टर द कोलिजन एनर्जी क्या थी, वो दोनों बराबर थे। बिफोर द कोलिजन मोमेंटम क्या था, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या है, दोनों इक्वल होगा, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। ओके बेटा, तो ऐसे मैं थोड़ा बीच बीच में ब्रीफ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग अपने आप को रिमाइंड करें माइंड में कि यही तरीका है। आइए बेटा थर्ड वन आते हैं, द एनर्जी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स। ये बोल रहे हैं द एनर्जी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स। अब आइडियल गैस में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, आइडियल गैस में हम लोगों ने पढ़ा क्या था बेटा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। द एनर्जी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, यहीं पे हम लोग फिर आते हैं बेटा, वहीं पे हम लोग रोकते हैं, राइट। आइडियल गैस की एनर्जी क्या है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं है, एनर्जी है तो सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आइडियल गैस का किस पे डिपेंड करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा ये है हम लोगों का, और ये एन अपान वी क्या है, हम कह सकते हैं नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये नहीं चेंज हो रहा है, राइट बेटा। तो अगर हम इसमें इस फॉर्म में देखते हैं, ये दिस वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT, समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो वो प्रेशर पे नहीं डिपेंड कर रहा, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड कर रहा, दैट डिपेंड ऑन टू द टेम्परेचर। ओके बेटा, क्लियर हो गया। आइए फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज मैक्सिमम आरएमएस स्पीड एट ए गिवन टेम्परेचर। वेरी गुड बेटा। आइए अब उसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ फिर से करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल तो लग जाएगा, लेकिन वास्तव में वीआरएमएस हम कैसे निकाल रहे हैं वो चीज़ें बहुत मायने रखता है बेटा। ओके, आइए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, वीआरएमएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, वेरी गुड पढ़ा था। एक ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मोलर मास। मोलर मास को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल, इसी मोलर मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। ओके बेटा, इसको बताना पड़ेगा, हमको लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे क्लियर होता है बेटा, हम लोगों को पता है 1 मोल गैस की सपोज m ग्राम, इसका मतलब यह कि 1 मोल गैस जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल्स के वेट के बराबर होगा। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना हुआ मॉलिक्यूलर वेट 44, ओके 44 ग्राम, तो ये क्या हुआ, यम हुआ, ये इट मीन्स 1 मोल गैस कंटेन यम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, या मोलर मास कितना, इसी को हम मोलर मास बोल सकते हैं या मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं, तो ये हुआ यम ग्राम। ओके, हेंस फॉर एन मोल कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर, इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा बेटा, एन अपान एम। तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका, एन मोल में कितने उसका वेट हो, कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, ये होगा। तो ये बेटा अंडर रूट इसी तरह से यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास के लिए भी। ओके, क्लियर हो गया बेटा। ये यम क्या है बेटा, 1 मॉलिक्यूल्स का वेट है, यही ना यम है। सपोज बेटा 1 मोल ऑफ गैस, ऐसे हम और क्लियर कर सकते हैं बेटा 1, या फिर हम कह सकते हैं अवोगाद्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव हाउ मच मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ही ना होगा, दैट्स वाई 1 मॉलिक्यूल हैव हाउ मच मास, एम अपान एन है, यही तो यम है बेटा।
ये m क्या है बेटा, यही m है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, आइए हम यहाँ पे फिर लिखते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स को हम क्या लिख सकते हैं, m अपान n भी लिख सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पे बेटा ये देखिए, ये दिस वन इज द p इक्वल टू 1/3। ये मास ऑफ m मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के भी रूप में लिख सकते हैं। इट मीन्स m अपान n है, यही हुआ ना बेटा, अवगाद्रो नंबर होगा m अपान n है। v ऑलरेडी दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ द गैस, n टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू वी स्क्वायर एवरेज। ओके बेटा, अगर हम प्रेशर्स कांस्टेंट और इसको m को अगर हम इधर भेजेंगे तो वी स्क्वायर एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, दिस वन होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। हुआ ना, यहीं से बेटा निकाल रहा है, सब कुछ यहीं से आना है। ये पेड़ है, बाकी तो सब आपका लिए टहनी है, ब्रांच है। ओके, तो वी स्क्वायर हो गया, तो वी स्क्वायर एवरेज कितना, वी एवरेज कितना हो जाएगा बेटा। ओके, आइए अब हमको पता चल गया ये मोलर मास है, ये मोलर मास है। तो जिसका मोलर मास कम होगा उसका वीआरएमएस क्या होगा बेटा, अधिक होगा। जिसका मोलर मास अधिक होगा उसका वीआरएमएस कम होगा। आइए हाइड्रोजन का हमको पता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन है, किसका मोलर मास बेटा कम है। मोलर मास एक मॉलिक्यूल्स का मास या वन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट किसका कम हुआ बेटा, हाइड्रोजन का ही ना हुआ। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो वीआरएमएस किसका मैक्सिमम होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा। वाई, सिंस द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज लेसर देन द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बेटा, क्लियर हुआ। आइए फिफ्थ वन, यहीं से आएगा बेटा वो भी। फिफ्थ वन, द मीन स्क्वायर स्पीड, वही वीआरएमएस है, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। अब बेटा यहीं पे है, यही सब आपके सामने रखा हुआ है। ये क्या है, वी स्क्वायर है ना बेटा। अभी ये वी क्या है, एवरेज है। अगर हम इसको कर लेते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये एवरेज है। इसी का अंडर रूट कर देते हैं तो बेटा आरएमएस मिल जाता है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। इसका मतलब बेटा ये बी करेक्ट है। गुड। 6 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज मैक्सिमम आरएमएस एट ए गिवन टेम्परेचर। वेरी गुड, अगेन ए क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज मैक्सिमम आरएमएस, आरएमएस में हम लोग समझ गए थे, ये आरएमएस इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास। मोलर मीन्स मास में मतलब वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोगों ने ले लिया, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स का। ओके बेटा, जैसे ऑक्सीजन लिया हमने तो कितना होगा मोलर मास उसका, या मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम। क्लियर हो गया बेटा। हाइड्रोजन लिया 2 ग्राम। क्लियर हो गया बेटा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, हीलियम, हीलियम का मोलर मास क्या होता है बेटा, कम होता है कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन सा होगा मैक्सिमम, हीलियम हो गया। नियान का 20 होता है, जिनॉन का 50 होता है। तो क्लियर हो गया बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम बेटा अधिक है। ये मोलर मास किसका कम है, सबसे अधिक बेटा हाइड्रोजन का कम है। हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। नाइट्रोजन 7 है बेटा। तो हाइड्रोजन को क्यों हो मैक्सिमम आरएमएस होगा बेटा, क्योंकि उसका जो है मोलर मास या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है। हीलियम का कितना है, 4 है बेटा। नियान का कितना है, 20 है। जिनॉन का कितना होता है, 50। तो क्लियर हो गया वो बेटा मोलर मास से। ओके, आइए हम आगे आते हैं, 7th पे आते हैं। फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर्स वर्सेस डेंसिटी। ये बोल रहे हैं कि ये प्रेशर और डेंसिटी के इसमें जो है वो ग्राफ है फॉर एन आइडियल गैस एट 2 टेम्परेचर T1 एंड T2। ओके बेटा, ये चीज़ें हमने देखा है यहाँ पे, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। आइए, तो बेटा ग्राफ दिया हुआ है, हम लोगों को पता है PV इक्वल टू NRT। ओके बेटा, इन्होंने किसका दिया हुआ, PV इक्वल टू NRT दिया हुआ है बेटा। इन्होंने क्या बोला, टेम्परेचर है ये, एक का टेम्परेचर इन्होंने क्या दिया हुआ है
T1 दिया और दूसरे का टेम्परेचर इन्होंने T2 दिया हुआ है। आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं बेटा। ये तो बेटा यहाँ से क्लियर हो रहा है, T1 एंड T2 से। कैसे क्लियर हो रहा है, आइए। इन्होंने बोला कि फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर एनी आइडियल गैस एट 2 टेम्परेचर। इन्होंने 2 टेम्परेचर दिया, T1 एंड T2। अब वो जानने की कोशिश कर रहे हैं है क्या। तो हम लोगों ने बेटा जो प्रेशर्स और इसमें पढ़ा हुआ था रिलेशन जो है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा, टेम्परेचर था। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आइए हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये टेम्परेचर बेटा देखो, अगर हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, तो ये प्रेशर्स क्या आया बेटा, ये प्रेशर्स आया, दिस वन समथिंग। यहाँ पे हम चले, कुछ प्रेशर्स आया, बिल्कुल आया। यहाँ पे P इनिशियल मान लीजिए, यहाँ पे P फाइनल मान लीजिए। अब यहाँ पे आइए बेटा, क्या अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉप करें तो यहाँ का प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये। आइए फिर से हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं बेटा। देखिए समझने की कोशिश करिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। हमने इसके 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश किया, फाइंड आउट करने की कोशिश किया कि वो डेंसिटी जब कांस्टेंट है तो 2 पॉइंट पे गैस का बिहेवियर कैसा है। जैसे अगर हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया बेटा तो डेंसिटी यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, डेंसिटी यहाँ पे। अब प्रेशर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करें। जैसे बेटा यहाँ पे जो प्रेशर्स है, प्रेशर इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। T2 पे क्या है, इस पॉइंट पे प्रेशर्स कम है, इस पॉइंट पे T1 जो टेम्परेचर है उस पॉइंट पे प्रेशर्स क्या है, अधिक है। यानी अधिक प्रेशर्स जहाँ पे रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर्स भी अधिक हो जाएगा। इट मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T2। क्लियर हुआ बेटा, नहीं क्लियर हुआ, आइए फिर से करते हैं। जब भी ऐसे ग्राफ के सवाल आए ना, एक जगह से थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करिए। आपको पता है बॉयल्स जो है, आपको ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T है, वो आपको पता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर्स के होता है। ओके, यही ना बताया गया था बेटा। तो वो क्लियर हो गया हमारा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट एनालिसिस करते हैं तो ये प्रेशर्स कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा। ये प्रेशर्स क्या जाएगा, यहाँ। यानी सेम डेंसिटी पे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, कम है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, इस वाले ग्राफ का प्रेशर क्या है, T1 का अधिक है। इसका मतलब जब अधिक टेम्परेचर होगा तो प्रेशर्स भी अधिक होगा, सिंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर हो गया बेटा। ऐसा ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बेटा, अप्रोच इसी तरह से किया जाता है। लेकिन समझिए, आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे लगते हैं। जो आपने पढ़ा उसी से लगेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। आइए, सपोज ए कंटेनर इज इवैक्यूएटेड टू लीव। इन्होंने बोला भैया एक कंटेनर है, इसको इवैक्यूएट कर रहा हूँ। कर लीजिए भैया, किसने मना किया आपको, कर लो। इज इवैक्यूएटेड टू लीव जस्ट 1 मॉलिक्यूल। इन्होंने बोला भैया खाली ओली करके हमने सिर्फ 1 मॉलिक्यूल्स ले लिया। वेरी गुड, हमने मान लिया भैया आपने 1 मॉलिक्यूल्स ले लिया। क्या जानना चाहते हैं, लेट VA एंड VRMS रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड एंड RMS स्पीड ऑफ द गैस देन। वाह, बहुत अच्छा है। इन्होंने बोला पूरा गैस मॉलिक्यूल्स खाली करके हमने 1 मॉलिक्यूल्स ले लिया। वेरी गुड। अब ये बोल रहे हैं जब हमने 1 मॉलिक्यूल्स ले लिया है तो कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है वो आप मुझे बताओ। हमने कहा बिल्कुल बताऊंगा आपको। इन्होंने बोला दिस वन इज द ग्रेटर देन। अरे नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आइए, हम लोगों ने यहीं पे पढ़ा रखा तो हम कंफ्यूज क्यों हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पढ़ा हुआ था ये बेटा क्या था, एवरेज। ये एवरेज किसका था, 1 मॉलिक्यूल्स का था बेटा, जिसका मास m है। इसी का तो हम लोगों ने एवरेज निकाला था बेटा। तो हमें तो कोई डाउट है ही नहीं है भैया, 1 ही मॉलिक्यूल्स का हमने निकाला था, जिसका एवरेज वेलोसिटी ये हमें आई थी या एवरेज स्पीड ये आया हुआ था। तो जब हमारा एवरेज स्पीड ये था तो VRMS तो इसका यही हुआ ना, एवरेज का अंडर रूट हुआ। तो जब 1 मॉलिक्यूल्स का VRMS यही है तो उसका जो सिंगल मॉलिक्यूल्स है जो इसकी
एवरेज स्पीड होगी वही हमारी VRMS हो जाएगी बेटा। इट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? दिस वन। देखिए बेटा, कहीं से हम लोग सवाल नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम लोग यहीं पे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी को बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। जो हम लोगों ने एक कंटेनर में लिया था ना बेटा, आप लोगों को याद होगा ना, इसको जब प्रूव किया गया था तो हम लोगों ने क्या किया था बेटा, एक कंटेनर लिया था, इस कंटेनर में हम लोगों ने मान लिया था हम एक मालिक्यूल्स को मूव कर रहे हैं, यही ना हम लोगों ने माना था बेटा। और मालिक्यूल्स का जो एक मालिक्यूल सिंगल मालिक्यूल्स का माना गया था कि यहाँ से मूव कर रहा है, इसका हम लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इस VRMS का हम लोगों ने कंपोनेंट ले लिया था, राइट बेटा, एक मालिक्यूल्स का। तो सिंगल मालिक्यूल्स का ये क्या हो, अगर बेटा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना तो फिर हम लोग कंफ्यूज रहेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि एवरेज स्पीड ही तो VRMS है एक सिंगल मालिक्यूल्स की। ओके, नाउ इट्स क्लियर। हाँ बेटा, द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट 500 मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड। द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर इज। वेरी गुड बेटा, क्या पूछ रहा है इन्होंने? टेम्परेचर तो इन्होंने सेम दे दिया है। वेरी गुड। इन्होंने ऑक्सीजन दिया, हमने भी मान लिया कि ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन मान लिया। अब उनके बीच में हमें रिलेशन देखना है। VRMS तो दे दिया उसने ऑक्सीजन का, ठीक है बेटा, उसने VRMS रूट मीन स्क्वायर दे दिया इन्होंने, हम लोगों ने भी ले लिया रूट मीन स्क्वायर। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया ये तो ऑक्सीजन का आपको मैंने बता दिया, हाइड्रोजन का आप बताइए। अब हमारे पास तो समस्या आ गया, लेकिन समस्या ये है बेटा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो चीज़ है, हमको बस एक ही रिलेशंस पता है, क्योंकि दोनों के मोलर मास हैं, डेंसिटी हमें पता है नहीं। मोलर मास हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं बेटा। तो VRMS ऑफ दिस किसका? ऑक्सीजन का बेटा, O2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। मोलर मास मीन्स मास ऑफ वन मालिक्यूल। ऑक्सीजन का 32 हो गया, मान लिया हमने। वेरी गुड। VRMS किसका? हाइड्रोजन का, हो गया बेटा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमने √2 कर लिया बेटा, राइट। मोलर मास उसका हमने कर लिया VRMS, ऑक्सीजन ले लिया। VRMS हमने हाइड्रोजन ले लिया भैया। तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हट जाएगा, ये चला जाएगा उधर और ये चला जाएगा नीचे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, कर लीजिए बेटा। तो ये कितना हो गया? 1/, वो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये आया कितना? 4। अब ये कह रहे हैं कि उसका 500 है, हमने बोल दिया भैया 500 है। हमें चाहिए किसका? VRMS हाइड्रोजन का चाहिए, मान लिया हमने हाइड्रोजन का चाहिए। तो ये कितना हो गया बेटा? 1/4। हाइड्रोजन का VRMS क्या हो जाएगा बेटा? 500 × 4, दैट इज 2000 मीटर प्रति सेकेंड। ओके बेटा, इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस वन इज करेक्ट। यानी अगर हमें रूट मीन स्क्वायर और मोलर मास के बीच में रिलेशंस नहीं आता तो ये बेटा ये न्यूमेरिकल नहीं लगता हम लोगों से ना, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये जो 12 पॉइंट थे उसको आप लोग जरूर कर। आइए 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। द प्रेशर ऑफ ए गैस, हाँ आइए, द प्रेशर ऑफ ए गैस केप्ट इन एन आइसोथर्मल कंटेनर। आइसोथर्मल का मतलब जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इज इतना। चलिए, इफ हाफ ऑफ द गैस इज रिमूव फ्रॉम इट द प्रेशर विल बी। अब बेटा हम लोगों के पास क्या है? PV = nRT, मान लिया गया भैया nRT है। ये बोलते हैं कि ये सिस्टम आइसोथर्मल पे है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लिया। पहले स्टेज को हम लोग देखते हैं। द प्रेशर ऑफ ए गैस केप्ट इन एन आइसोथर्मल कंटेनर इज इतना। अब प्रेशर ये मान लीजिए बेटा, ये इनिशियली P1 है और ये क्या है? वॉल्यूम तो सेम रहेगा चूँकि कंटेनर क्या है? सेम है। चलिए, ये मान लीजिए उसमें नंबर्स ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा?
N1 बिफोर मतलब निकालने से पहले RT हो गया बिल्कुल। दूसरे में क्या कह रहे हैं बेटा, ये P2 हो गया, ये V कांस्टेंट रहेगा एज इट इज है, V कंटेनर तो चेंज हो नहीं रहा। दूसरे में इन्होंने क्या बोला बेटा, हम दूसरे को मान लेते हैं NT RT है। ओके, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा P1 अपन P2 हो गया ना, इक्वल टू N1 अपन N2। यहाँ तो हमने सिंपल समझ लिया। आइए अब उनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं इफ हाफ द गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम इट द प्रेशर विल बी। ये कह रहे हैं कि आधा गैस निकल गया, तो जब आधा गैस निकल गया बेटा तो N2 क्या हो जाएगा, N2 N1 का हाफ हो जाएगा ना। हाफ गैस निकलने का मतलब कितना हो, इतने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए या इतने नंबर्स ऑफ मोल्स निकल गए। आखिर गैस निकलेगा तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे। इन्होंने बोला हाफ, हमने बोल दिया ठीक है 2 कर दिया हम लोगों ने। अब N2 की वैल्यू बेटा हम लोग यहाँ पे रख दे, तो N2 की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा N1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, N1 कट जाएगा। इट मीन्स P1 इक्वल टू 2P2। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, P1 कितना था, P1 बेटा कितना था हम लोगों का 200 था ना, हाँ 200 किलो पास्कल था। तो ये आ जाएगा P2 कितना आ जाएगा बेटा 200 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट। ओके बेटा, आइए ऐसे ही सवाल लगते हैं बेटा हमेशा। जब कंटेनर है आपको दिमाग में होना चाहिए कि वॉल्यूम, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स निकल भी रहे हैं तो जो रिमेनिंग गैस है उसके जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे। ओके बेटा, आइए एक अच्छा सा सवाल है ये, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आप लोगों का, सिंपल 2 स्टेप के दिमाग लगेंगे उसमें बेटा है। आइए आगे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन ए गैस इज V। इन्होंने बोला भैया RMS स्पीड जो है, VRMS स्पीड जो है, इन्होंने क्या बोला किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना, इन्होंने बोला V है, हमने मान लिया V है। If the temperature is doubled and the oxygen molecules dissociate into the oxygen atom, the RMS speed will be। ओके बेटा, ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसकी जो है स्पीड जो है वो RMS स्पीड उसकी भी है। मान लिया इन्होंने बोला जब टेम्परेचर हम डबल कर देते हैं। ओके बेटा, ये कहते हैं जब हम टेम्परेचर डबल कर दे रहे हैं तो वो क्या होता है, टेम्परेचर जब डबल कर देते हैं तो ऑक्सीजन्स जो है वो एटम्स में 2 एटम्स बन जाते हैं। O2 को अगर हम डिसोसिएट कर देंगे तो 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। अब ये कह रहे हैं कि उसका क्या RMS होगा, यानी जो सिंगल जो ऑक्सीजन एटम होगा उससे पूछ रहे हैं। बड़ी समस्या आ गई। अब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, हम लोगों को बस एक ही चीज़ पता है भैया, ये VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ये हम लोग जानते हैं, वेरी गुड जानते हैं। ये बोल रहे हैं कि आगे हम लोग बेटा ये करते हैं ना, इसका जो VRMS है ये क्या है T टेम्परेचर पे है। ओके 1 हो गया, T1 टेम्परेचर पे किसका, ऑक्सीजन का। दूसरा जो है VRMS भी किसका है, उसी ऑक्सीजन का है, कितने टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर। ये क्या हुआ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है बेटा और वो भी ऑक्सीजन। टेम्परेचर वो T1 टेम्परेचर पे उसका रूट मीन स्पीड था, ये T2 टेम्परेचर पे, और T2 टेम्परेचर कितना है 2 × T1। इसको इन्होंने क्या बोला 2 × T1, यही ना बोला, डबल कर दिया इन्होंने टेम्परेचर को। तो हमने VRMS निकालने हम लोग बेटा, VRMS ऑफ ऑक्सीजन का पहला का दिया हुआ T1 टेम्परेचर पे बेटा ऑक्सीजन का VRMS वैल्यू दिया हुआ है ना, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। दूसरा T2 टेम्परेचर पे हमको निकालना है, ये किस पे T2 पे है। तो बेटा क्या हो जाएगा T1/√T2 वैल्यू रख देते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा T2 कितना होगा दिस वन √2। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा V है, तो VRMS ऑक्सीजन का बेटा T टेम्परेचर पे कितना आ जाएगा, ये V है। T1 टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का RMS शुरू में कितना था बेटा V था, तो ये √2V आ जाएगा। ये तो आ गया बेटा VRMS किसका, ऑक्सीजन का, पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का है
एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर एट टेम्परेचर टी। बेटा ये समझ में आ रहा है, वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा जो इनिशियली टेम्परेचर था उस पर उसकी वेलोसिटी उन्होंने v दिया था, राइट। और जब टेम्परेचर T2 हुआ तो उसी ऑक्सीजन का रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो ये VRMS ऑक्सीजन का किस पे है, T1 टेम्परेचर पे। ये VRMS ऑक्सीजन का किस पे है, T2 टेम्परेचर पे, जहाँ पे टेम्परेचर को डबल कर दिया गया था। तो ये दिस वन हो गया, √2 आ गया। तो VRMS ऑक्सीजन का जो है VRMS है एट किस टेम्परेचर पे है बेटा, T2 पे है। क्लियर हो गया, ये T2 टेम्परेचर्स पे है। किसका, इसका ऑक्सीजन का, पूरे एक मॉलिक्यूल्स का। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ऑक्सीजन T2 टेम्परेचर पे ब्रेक कर गया। एक समस्या यहाँ पे आ गई। यानी अब हम पीछे वाला भूल जाएं, इसी को लेके चलें बेटा। फिर से आते हैं हम लोग, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है बेटा, VRMS क्या है ऑक्सीजन का, क्लियर करिए। यहाँ पे ये VRMS क्या हुआ बेटा, ये ऑक्सीजन का है किस पे, एट T2 टेम्परेचर पे। लेकिन जब ये ब्रेक हो गया बेटा तो इसका तो VRMS होगा किसका, ऑक्सीजन एटम का। ये भी किसका होगा, 1/, मोलर मास ऑफ किसका, एक ऑक्सीजन है। ये मोलर मास किसका है, O2 का है बेटा। इसको हम लोग कर दें, इसको हम लोग फिर से इसी तरह से करते हैं बेटा। VRMS किसका, O2 का। ये क्या है VRMS जो पूछ रहा है बेटा, ये VRMS किसका है बेटा, एक ऑक्सीजन एटम का है। ओके, तो ये ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ बेटा, 16 हुआ। टोटल का कितना है, 32 हुआ। ओके बेटा, क्लियर हुआ है वो। तो वो आ जाएगा 1/√2। अब चूंकि एक एटम्स का पूछ रहा है VRMS, चूंकि ऑक्सीजन एटम स्प्लिट कर गए हैं, तो VRMS क्या हो जाएगा बेटा, किसका, एक एटम का। ये √2 VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट T2 टेम्परेचर। ये कितना निकला था बेटा, √2V निकला था। यहाँ पे ये बेटा कितना निकला था, √2V। ये दिस √2V, इसको हम लोग कर देते हैं √2V, अंडर ये हो गया। VRMS कितना, √2V, फिर √2V कर देते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2V। ओके बेटा, ये थोड़ा सा 2 स्टेप्स का था, उसमें कॉन्सेप्ट बस था। क्योंकि पहले स्टेप में ऑक्सीजन T टेम्परेचर पे, दूसरे पे T2 पे आया तो हमने T2 टेम्परेचर पे VRMS निकाल लिया। लेकिन ये बोल रहे नहीं, स्प्लिट कर गया, तो स्प्लिट कर गया तो जाहिर सी बात है बेटा, उसका मोलर मास तो चेंज होगा ही होगा। और जैसा कि हम लोगों को पता था, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया बेटा। तो VRMS इज इक्वल टू द 2V, किसका, एटम का। विच वन इज द करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट। ओके बेटा, समझ में आ गया। आइए हम लोग 12th पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस शोज इन फिगर। अब ये कह रहे हैं भैया, ये आपके पास एक फिगर है, उसमें बताइए आप कैसे आप ये शो करेंगे, क्या है। अब बेटा हम लोगों को पता, आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए PT ग्राफ में बेटा, और हम लोगों के पास फार्मूला क्या है, PV = nRT, यही ना है। अब इन्होंने P का ग्राफ दिया हुआ है, P का दिया हुआ है, इस ग्राफ में P दिया हुआ है, T दिया क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है ना। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या होगा, R तो बेटा कांस्टेंट है, n नंबर्स ऑफ मोल्स है, तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। यानी अब आपको ये समझना, ये जो लाइन है ये किसकी है, तो बेटा PV = nRT से आपको एकदम क्लियर मैसेज है, ये लाइन जो है वॉल्यूम की है। किसकी लाइन है बेटा, वो वॉल्यूम की है। चूंकि प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ, तो बचा क्या बेटा, वॉल्यूम। यही ना पैरामीटर्स हैं PVT, तो वॉल्यूम बचा। तो इसका मतलब बेटा ये जो लाइन है ये क्या है, वॉल्यूम है। आइए फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, V = nRT अपन, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अपॉन प्रेशर। ये कह रहे हैं कि भैया ये P का ग्राफ है, T का, यानी ये कह रहे हैं कि
कि ये वी क्या होगा बेटा, ये अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है और सेम रेशियो में चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रेशियो में चेंजेस होंगे तो बेटा वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आइए यहाँ समझ लीजिए बेटा, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर है कोई T1, यहाँ पे आया वो प्रेशर भी चेंज हुआ, यानी टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे फिर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा तो कांस्टेंट क्या शो कर रहा है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोकोरिक। क्लियर। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है ही नहीं बेटा। जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ रही है प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ रही है ये टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है। तो ना वो आइसोथर्मल है ना आइसोबारिक है। ये फिगर से पता चल रहा है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ मिलेगा, यहाँ पे प्रेशर कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू बेटा, चूंकि टी और पी दोनों एक रेशियो से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू वॉल्यूम की हमेशा कांस्टेंट होगी और इस प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं बेटा। क्लियर हो गया। आइए, वेरी गुड। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग जाते हैं। फिर वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट, वही सब कुछ। क्या इन्होंने ना द क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है बेटा, इन्होंने बोला पी वी इक्वल टू के टी, मान लिया हमने भैया आप पी वी इक्वल टू के टी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी है। क्या रिप्रेजेंट करता है, बड़ी समस्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वो चीज़ें बेटा हम लोगों को जाननी पड़ेगी। कहाँ से जाननी पड़ेगी, ये हम लोगों को यहीं से जाननी पड़ेगी। इसको बेटा छोड़ना नहीं है साथ, सब काइनेटिक थ्योरी में साथ छोड़ दीजिए, उसका साथ बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि यहीं से पूरे न्यूमेरिकल से आते हैं और आएंगे ज़रूर बेटा वो। इससे हम लोग चलते हैं बेटा। आपको पता है पी वी के टी का संबंध क्या है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एन आर टी। ओके, जहाँ पे एन क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स। ये एम क्या है बेटा, ये एम है वन मॉलिक्यूल्स का मास है, और एन क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ ये। ओके, अब ये बोल रहे हैं ये जो आर है ना बेटा, ये कह रहे हैं ये मुझे आर नहीं समझ में आ रहा, उसको आप के फॉर्म में लाओ। तो हमको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू कितना होता है, आर अपॉन एन है। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये जो हमारा एन है बेटा, ये क्या है, एन टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एन एम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा कितने मोल में रहते हैं, 1 मोल में। 1 मोल हैज अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लिया इन्होंने बोला भैया एक मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे, इन्होंने बोला भैया 1 अपान एन ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला फिर बताइए भैया फिर एन मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इन्होंने बोला भैया वन मोल में जो मॉलिक्यूल्स एन मोल में होंगे एन अपान एन ए होगा। यानी एन मोल में जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये एन अपान एन ए है। ओके, क्लियर हो गया। तो जब एन अपान एन ए है और एन ए क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल क्या है बेटा, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है किस में, एन मोल में। ओके, एन मोल में ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस वन इज द एन हुआ ना बेटा, दिस वन इज द वन। अगर हम यहाँ पे लिखें 1/3 एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी बी 3 हो जाएगा। और यही 3 अगर हम यहाँ पे लिख दें बेटा तो क्या हो जाएगा, 3 एन आर टी हो जाएगा, एन आर टी होगा। लेकिन ये एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एन हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ। ये हमको लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा। चूंकि आइए फिर से रिपीट करता, अवोगाद्रोस नंबर यानी हाउ मच, अवोगाद्रो नंबर जो होता है कितने मोल्स में होता है, 1 मोल में। इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल हो जाएंगे, 1 अपान एन। एन मोल्स में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा, एन। यही ना है एन, तो उससे क्लियर हो जाएगा। एन की अगर हम वैल्यू रख देंगे बेटा यहाँ पे 3NRT, अगर हम एन की वैल्यू यहाँ रख देंगे एन अपान एन ए, तो एन कट जाएगा। तो ये अंत में बचेगा क्या बेटा, ये नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ही ना बचेगा वहाँ पे। यही चीज़ वो जानना चाह रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो
है PV/K2 क्या मास ऑफ द गैस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, चूँकि मास हमने हटा दिया है यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, चूँकि नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा यहाँ से हट गया था ना, यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया था, तो उस पर भी नहीं डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कर रहा है। और ये चीज़ हमें क्लियर, अगाद्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा? अगाद्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, इसका मतलब ये यहाँ पे ना मोल का काम है ना कुछ है, किसका काम होगा? मॉलिक्यूल्स का काम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। क्लियर? आइए 14, द वेपर इज इंजेक्टेड एट ए यूनिफॉर्म रेट इन ए क्लोज्ड वेसल्स। बिल्कुल बात है भैया, इन्होंने बोला ये क्लोज वेसल्स है, उसमें हमने वेपर ये इंजेक्ट किया, मैंने कहा भैया कर दीजिए इंजेक्ट, कर दिया इन्होंने। तो जब ये इंजेक्ट कर रहे हैं तो वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं बेटा। कंटेनर्स में क्या हो रहा है? जैसे जैसे वो ये अगर स्टडी में वो डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनके जो है मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर से एक एक मॉलिक्यूल्स के सबके बढ़ते चले जाएंगे बेटा। पार्शियल प्रेशर हम नहीं बोल रहे, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। सभी पार्टिकल्स क्या होंगे? जब नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे तो स्ट्राइक वॉल पे अधिक होगा, तो क्या होगा फिर? वो चीज़ें बेटा यहाँ पे आ जाती है। क्लियर हो गया? क्या जानना चाह रहे हैं? विच वाज इनिशियली इवैक्यूएटेड, इन्होंने बोला पहले जो है ये खाली था पूरा, उसको इंजेक्ट कर दिया उन्होंने वेपर्स को, तो फिर पूछ रहे हैं क्या होगा? अरे इसका प्रेशर बढ़ेगा बेटा। जब ये नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रेशर्स बढ़ेगा, एक समय के बाद प्रेशर्स कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल। इंक्रीज, हाँ, द प्रेशर इन द वेसल्स विल बी इंक्रीज कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली क्यों बढ़ेगा? एक समय के बाद तो रुकेगा। डिक्रीज, डिक्रीज क्यों होगा यार? जब यहाँ पे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज क्यों होगा? नहीं होगा। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, क्यों? जब एक बार इंक्रीज किया तो डिक्रीज क्यों होगा? जब उसके नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा रहे। फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन become constant. Okay बेटा, number 15, a vessels A has volume V and a vessels B has a volume 2V. Both contain same water which has a constant volume. The pressure in the space above water is PA for vessels A and PB for vessels B. Then इसको आप लोग बेटा लगाइएगा। ओके, कोशिश करिए, ट्राई करते रहिए। एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके बेटा, आइए। Which of the following parameters in the same, which are the following parameters in the same for molecules of all gases at given temperature? ये बोल रहे हैं which of the following parameter। पैरामीटर्स हम लोगों के पास क्या था बेटा? पैरामीटर जो हम लोगों के पास था प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, इन्होंने एक नया पैरामीटर डाल दिया कि भैया ये पैरामीटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास, स्पीड, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। मान लिया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस? ओके बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मास, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल, यानी एक सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स गैस के हैं कौन जो है पैरामीटर्स सेम रहेगा? ये कह रहे हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका कौन सा पैरामीटर सेम रहेगा? पैरामीटर इज द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर अगर गिवन है तो उस पर क्या रहेगा? क्या चीज़ सेम रहेगा? वो तो भाई बात समझने की है। सेम क्या रहेगा? टेम्परेचर सेम है तो सेम क्या होगा? मास तो भाई जाहिर सी बात है, मास तो हमने हटा दिया। स्पीड एक VRMS आती है, VRMS भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन VRMS हमने क्या पढ़ा था? VRMS इज दिस वन, √2 पढ़ा हुआ था बेटा, यही ना था हम लोगों का। तो यहाँ पे क्या है? मास का कोई लेना देना है नहीं। स्पीड हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। मोमेंटम, मोमेंटम तो बेटा है वो तो चेंज होता रहेगा ना, क्योंकि रैंडम मोशंस में रहते हैं। बचता क्या है? बचता क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ही बचता है। VRMS है, ऑल गैसेस के VRMS। हम तो एवरेज निकालते हैं ना बेटा,
एक गैस का हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया था, इसको हम लोगों ने एवरेज निकाल के इसके रूट मीन निकाल लिया था एक मॉलिक्यूल्स को, और फिर सभी मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट, जब कोलिजन्स होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी चेंज होती रहती, तो स्पीड कोई ज़रूरी नहीं है बेटा सेम हो हर मॉलिक्यूल्स के। क्लियर? हर मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम हो वो निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ काइनेटिक एनर्जी चूँकि टेम्परेचर गिवन है तो उस पर बेटा सेम होगा। इसका मतलब दिस वन इज द करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो ऑन एन एवरेज फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन इक्विलिब्रियम। अब आइडियल गैस अगर इक्विलिब्रियम में है तो आइडियल गैस का इक्विलिब्रियम तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, हम लोगों ने मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो यहाँ पे कहाँ से आ गया? नहीं बेटा, आया था जब हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगाया हुआ था इस वाले फार्मूले में, तो वहाँ पे आया था बेटा, वो वहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ भी आया हुआ था। याद है? बिल्कुल सर याद है। ये यहाँ पे हम लोगों ने जब लगाया था तो क्या क्या लगा दिया था यहाँ पे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाया था हम लोगों ने, और न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया था, एफ इक्वल टू एम ए। इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा तो वो आया था बेटा। तो वही कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो। जीरो क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी। वो क्यों जीरो होगा भैया? गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसका एवरेज है तो क्यों होगा? मोमेंटम, मोमेंटम जो है, हाँ बेटा हाँ पे देखिए क्या होता है। डेंसिटी आइए, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गया, क्योंकि मोशंस में तो ऑलरेडी पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स सही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा नहीं। मोमेंटम में हम लोग कुछ विचार कर सकते हैं, क्योंकि गैस चेंज नहीं हो रहा तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्यों चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। अब आता है क्या बेटा? स्पीड। स्पीड भी जीरो अगर हो जाएगी तब तो काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बेटा एक ऑप्शन हमारे पास बचता है मोमेंटम, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा? फोर्स होता है, ये जीरो हो सकता है। ओके बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन, क्या कह रहे हैं बेटा? द एवरेज मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास अपॉन मास इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग, मास इनटू वॉल्यूम, दिस इज नोन एज द मोमेंटम। ओके बेटा, ये क्या बोल रहे हैं? द एवरेज मोमेंट, इसकी एवरेज मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एवरेज मोमेंटम की बात कर रहे हैं। द एवरेज मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन, मोमेंटम आप, एवरेज मोमेंटम इसलिए डिपेंड नहीं होगा बेटा क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो मॉलिक्यूल्स तो अपने मूव कर रहे हैं, जिगजैग रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो एवरेज उसका जो अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना, ऑप्शन नंबर 16 में हम लोगों ने जानने की कोशिश किया था। तो मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस डिपेंड, टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, नंबर्स ऑफ मोल्स पे नहीं डिपेंड करेगा क्योंकि एवरेज मोमेंटम पूछ रहा है, वॉल्यूम पे भी नहीं डिपेंड करेगा, तो फिर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ओके बेटा, ना क्वेश्चन नंबर 19, फिर अगेन सेम चीज़ आया है बेटा जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी। कंसिडर द क्वांटिटी एम के टी अपॉन वी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ एन आइडियल गैस वेयर एम इज द मास ऑफ द गैस, इट डिपेंड ऑन द, आइए बेटा अब इन्होंने बोला है कंसीडर द क्वांटिटी, दिस वन क्वांटिटी आ गया, आपको पता है पी अपॉन वी, इसको क्या लिखा था आपने? मास ले लिया था, पूरा टोटल मास ले लिया था, 1/3, ये टोटल मास ले लिया था। अरे यम वन मॉलिक्यूल्स का मास इंटू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो गया बेटा? ये टोटल मास हो गया, मोलर मास नहीं है, टोटल मास है बेटा। इन्होंने बोला ठीक है भाई आप कर लीजिए, मैंने कहा हम लोग कर लेते हैं, तो ये बेटा हो गया 3 PV हो गया अपान एम हो गया, अपान ये वी स्क्वायर हो गया, एवरेज का हो गया बेटा। पीवी क्या है बेटा? आरटी है, 3RT अपान एम। इन्होंने बेटा इस तरह से कर दिया इसको कि ये क्लियर हो गया आपका कि ये टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम, राइट। आइए बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पी बी इक्वल टू NRT,
पी वी इक्वल टू एन आर टी। आगे इसको इस फॉर्म में लाया जाए बेटा, देन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी वी इक्वल टू आर टी। क्या हुआ, एन इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी वी अपन आर टी। ये क्या हुआ, एन नंबर्स ऑफ मोल्स हो गया बेटा। के टी क्या होता है बेटा, के टी, के का हमको पता है बेटा क्या है, के इक्वल टू आर अपन एन ए, यही ना है बेटा के। अगर हम इसको ये लिखना चाहें, के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे आपको यहाँ से एन ए से डिवाइड कर देंगे, एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एन ए हो जाएगा, एन ए पी वी अपन के टी हो गया। यही हो गया ना बेटा। अब वो चूंकि कह रहे हैं कि हमें आपको ये नहीं देना, हमें आपको ये देना है, एन का मतलब सब क्लियर हो गया बेटा, पी वी अपन के टी, इसको रिवर्स इन्होंने कर दिया, चलिए कर लिया। ऑफ एन आइडियल गैस वेयर एम इज द मास ऑफ द गैस, इट डिपेंड्स ऑन, मास ऑफ द गैस बेटा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस किस पे डिपेंड करेगा, मास नहीं डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे भी नहीं डिपेंड करेगा इस इक्वेशंस में, तो किस पे डिपेंड करेगा, नन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस डिपेंड ऑन टू द नेचर ऑफ द गैस, नॉट डिपेंड ऑन टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। आइए क्वेश्चन नंबर 20, कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स, कीपिंग द नंबर्स ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द सेम। ये बोल रहे हैं कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स, ये कह रहे हैं मोल्स भी हमने कांस्टेंट कर दिया, कर दो भाई, कौन मना कर रहा है। ये बोल रहे हैं हमने जो है कीपिंग द नंबर्स ऑफ, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द सेम। ठीक है, मोल्स भी सेम है, वॉल्यूम भी, कर दिया जाए बेटा यहाँ पे, एन भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, टी भी सेम। हम लोगों ने पढ़ा क्या है बेटा, पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़ा हुआ है। ये कहते हैं भैया एन भी सेम है, टी भी सेम है, वी भी सेम है, तो बचा क्या, प्रेशर ही ना बचे बेटा। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम फॉर ऑल गैसेज। भैया जब हम कह रहे हैं कि आपने टेम्परेचर को सेम ही कर दिया, एन को सेम ही कर दिया, वॉल्यूम को सेम ही कर दिया, तो बचा क्या, प्रेशर बचा बेटा, तो ये भी तो सेम ही हो जाएगा ना। वेरी गुड, इसका मतलब आरएमएस स्पीड कुछ नहीं, दिस वन प्रेशर। ओके बेटा, क्लियर हो गया क्यों आया, कहाँ से आया। कंसिडर ए कोलिजन बिटवीन ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन kept at room temperature as composed to a hydrogen molecule and oxygen molecules hits the wall। अब देखो बेटा क्या है, यहीं पे फिर VRMS आ जाएगा, जिसका VRMS अधिक होगा वो, जिसकी स्पीड अधिक होगी बेटा वो जल्दी हिट करेगा ना। कंसीडर ए कोलिजन बिटवीन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप यहाँ को देखना है आपको किसका RMS अधिक है। आपको पता है RMS का जो मोलर मास होता है वो कम होता है हाइड्रोजन का कंपेयर टू द ऑक्सीजन। अगर उसका मोलर मास कम होगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा, स्पीड अधिक होगी। क्या होगी, स्पीड अधिक होगी। और ऑक्सीजन का क्या होगा, मोलर मास अधिक है तो उसका स्पीड कम होगा। तो क्या पूछ रहे हैं, एज कंपेयर टू ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल विद ग्रेटर एवरेज स्पीड। नहीं बेटा, उसका तो स्पीड हाइड्रोजन से कम है। विथ स्मॉलर एवरेज स्पीड, विथ स्मॉलर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, विथ ग्रेटर तो हो नहीं सकता बेटा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन का रूट मीन स्क्वायर हाइड्रोजन से कम है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस। ओके, तो ये ग्रेटर तो सब हट जाएगा बेटा, बचता क्या, बी और डी है। विथ स्मॉलर एवरेज स्पीड और विथ स्मॉलर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। स्पीड में भी डिफर, इसको हम लोग डी करेक्ट कर दिए। ये बेटा कोशिश हमारी यही रही है कि वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसको 21 हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ। उसके बाद हम लोग फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसको भी देखिए बेटा, नीट और जेई के लिए लॉन्ग क्वेश्चन को भी लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं से ये सब क्वेश्चंस निकलते हैं। ओके बेटा, आई होप कि वो कैसे अप्रोच करना है
इसके लिए हमें आपको सिर्फ अपनी थ्योरी पे ही कमांड होना चाहिए। अगर थ्योरी पे कमांड है तो ये हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर्स के 50 लगा सकते हैं, बशर्ते हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमने बोला था जब भी चैप्टर क्लोज हो बेटा, जब चैप्टर कोई भी चैप्टर के पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए आप फिजिक्स में, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिजिक्स में क्वेश्चन बेटा वही होता है जो आपके थ्योरी में होता है, वही उठा के आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देना पड़ता है। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, समरी ज़रूर आप लोग बनाएं। समरी बनाए 2 पार्ट में समरी, एक समरी में 2-3 पेज की समरी बनाए और एक जगह 1 पेज पे बना के ऐसे। और जब भी आप पढ़ें, जब भी आपको रिवाइज करना हो, आप कोई पेज अपना ना देखें, बस सिर्फ यही 1 पेज देख लीजिए और सबको अपने माइंड में रीफ्रेम करिए। रीफ्रेम करते चले जाएंगे, सब हल लगेगा बेटा। ओके बेटा, उसके बाद जो अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आईआईटी में जेई के आए हुए हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे नीट के भी आए हुए हैं, उसको हम लोग लगाएंगे। नीट और जेई का नाम बार बार नहीं लेना है बेटा, बस ये नाम लेना है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब कोई भी कंपटीशन से आएगा, मैं फिजिक्स का सवाल बड़े इजी तरीके से बिना पेन रुके लगा के ख़त्म कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।